होती है, बड़े ध्यान से सुनना। जब ये हमारा सिंगल क्रोमोसोम जब एस फेज में जाता है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है वो अपने जैसा हूबहू क्या बनाता है? एक कॉपीज बनाती है। अपने जैसा हूबहू क्या बनाता है? एक कॉपीज बनाती है। मतलब इस वाले क्रोमोसोम का अपने जैसा हूबहू एक कॉपीज बनाएगी तो इस शेप में दिखेगा, इस शेप में दिखेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इस वाले में आ जाते हैं। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? दो क्रोमोसोम्स आपस में जो जुड़े रहते हैं वो एक दूसरे के सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड कहलाते हैं, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड, या फिर बोल सकते हैं सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन। बात समझ में आई? कब होता है? और इसको होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से भी जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को आगे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से एक समान दिखने वाले। समझ में आया? तो जब यहाँ पे इंटरफेज में जब प्रोफेज आता है, इसमें जो हमारे क्रोमैटिन होती है जब उसका कंडेंस होता है वो क्रोमोसोम में विजुअल होने लगती है। लेकिन उस समय हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन के साथ बनते हैं, सिंगल क्रोमोसोम नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन के साथ ही बनेंगे। क्यों साथ में बनेंगे? क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम यस फेज से आ रहा है, यस फेज से गुजर चुका है, इंटरफेज से आ गया है और इंटरफेज में ही मिलता है एक और फेज जिसको हम लोग यस फेज के नाम से जानते हैं। यस फेज में ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन। पहले से इसकी एक कॉपीज बन गई है, बस यहाँ पे वो अपने प्रॉपर तरीके से शेप में आता है। शेप में आने के दौरान ये अपने सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन के शेप में आता है। बात समझ में आई? आप देखो इसके बाद क्या होता है, प्रोफेज समझ में आया? प्रोफेज क्या होते हैं? जो क्रोमैटिन्स होती है उसका कंडेंस होता है इनटू विजुअल क्रोमोसोम। क्रोमैटिन्स प्रॉपर तरीके से कंडेंस होकर किसमें आती है? विजुअल क्रोमोसोम में आती है। मतलब ऐसे क्रोमोसोम के शेप के आकार में आती है जिसको हम लोग पहचान सकते हैं ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, विजुअल किसमें आती है? क्रोमोसोम के शेप के आकार में आती है, इसको हम लोग पहचान देते हैं क्रोमोसोम है। इसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, चाहे एक क्रोमोसोम होंगे चाहे दो क्रोमोसोम होंगे, जितने भी क्रोमोसोम होंगे, जब क्रोमोसोम एक्चुअल में क्रोमोसोम के आकार में आएंगे तो अपने साथ एक अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बनाएंगे, मतलब इस शेप में आएंगे। जितने भी अगर तीन क्रोमोसोम है तो तीनों क्रोमोसोम अपने साथ अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बनाएंगे। बात समझ में आई? अगर दो क्रोमोसोम है तो दोनों क्रोमोसोम अपने साथ अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अमाउंट नहीं बदलता है, नंबर बदलते हैं क्रोमोसोम के। 4 क्रोमोसोम है तो उसका नंबर कितना होगा? 8 होगा। अगर 2 डेसीलीटर क्रोमोसोम है तो उसका अमाउंट 2 डेसीलीटर ही होगा, बदलेगा नहीं। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ नंबर बदलते हैं, क्रोमोसोम अमाउंट नहीं बदलते हैं। इतना याद रखना, ठीक है? एकदम जितना हो सके उतना घोर के पी लेना इसको, ठीक है? जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो अपने साथ सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन को बनाते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड डिसअपीयर, स्पिंडल फाइबर बीइंग टू फॉर्म। अब देखो ईयरली स्टेज, जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, ईयरली स्टेज में जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो इसमें जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन होती है, क्या जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रॉपर तरीके से विजुअल होने लगते हैं। क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से विजुअल होते हैं, वो अपने जैसा हूबहू एक अलग से क्रोमोसोम अपने जैसा हूबहू एक अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बना लेते हैं। बात समझ में आई? अपने जैसा हूबहू क्या बनाते हैं? एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बना लेते हैं। जब ये लास्ट स्टेज में, जब प्रोफेज का लास्ट स्टेज आएगा तब उस समय क्या होगा? उस समय जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होने लगती है। डिसअपीयर मतलब मिटने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, और इसमें जो न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन होती है वो भी धीरे धीरे डिसअपीयर होने
है और स्पिंडल फाइबर बिलोंग टू थर्ड, और इसके अंदर जो हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक सेंट्रोसोम यहाँ पर है, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर है। इस सेंट्रोसोम में से धीरे थोड़ा थोड़ा क्या निकलने लगता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन याद रखना, बात समझ में आई कि नहीं? प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो हमारे क्रोमेटिन होती है उसका कंडेंस होता है। क्रोमेटिन प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम के शेप में आने लगती है, जो हमको क्रोमोसोम के शेप में विजुअल दिखाई देती है। फिर इसके बाद जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने साथ एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन को बनाते हैं, ठीक है। फिर एक होता है जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, लेकिन जब लास्ट स्टेज आता है, क्रोमोसोम के लास्ट स्टेज जब आता है उस समय कंडेंस होगा, क्रोमोसोम्स आपस में कंडेंस करेंगे, प्रॉपर शेप में आएंगे, लेकिन विजुअल होंगे, क्रोमोसोम के शेप में होंगे, लेकिन प्रॉपर क्रोमोसोम के शेप में नहीं होंगे। ये क्या मेरा प्रॉपर क्रोमोसोम के शेप में है? नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे कंडेंस होगा, लेकिन प्रॉपर क्रोमोसोम के शेप में नहीं आएगा, ठीक है। जब इसका लास्ट जो स्टेज आएगा, प्रोफेज का जब लास्ट स्टेज आएगा, उस समय जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, डिसअपीयर होने लगेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर मतलब धीरे 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 खत्म होने लगती है। और जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर किसको कहते हैं, सेंट्रोसोम को कहते हैं। स्पिंडल फाइबर दो डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। इसी सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और यही स्पिंडल फाइबर क्या करवाते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम एक प्रॉपर सेंट्रोसोम है। पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। लेकिन इसमें जो पूंछनुमा संरचना दिखी है, जो धागेनुमा संरचना दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जुड़ा होता है, और एक सेंट्रियोल से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है। यही स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन करवाता है। बात समझ में आई? अब देखो, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी ग्रोथ होने लगेगी, मतलब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये धीरे से निकल जाएगा, जैसे एक बीज डालती है जमीन पे, वो थोड़ा सा निकल जाता है। सेम प्रोफेज के लास्ट स्टेज में आपको क्रोमोसोम सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, फिर इसके बाद क्या आता है, मेटाफेज आता है।